हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिधा गुरु। और मैं मधु, आपकी केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज करते हैं हम लोग क्लास 9 आईसीएसई का सेकंड चैप्टर, दैट इज केमिकल चेंज एंड रिएक्शन, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को मैं वन शॉट में कंप्लीट करने वाली हूँ, वो भी डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज से आप क्या समझते हैं, तो चेंज होता है लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम ही है कि बदलाव तो होगा ही होगा, भले हम कुछ करें ना करें, बट स्टिल कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, डे से नाइट होना, नाइट से मॉर्निंग होना, या फिर वेदर का चेंज होना। तो इन सब चेंजेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज नेचुरल चेंजेस। बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, फूड को कुक करना, या फिर पेपर कटिंग करना, पेंट करना वॉल को, ये सारे चेंजेस हो गए मैन मेड चेंजेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिक जानेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है कि हम कहेंगे कि हाँ ये चेंज है तो वो केमिकल चेंज ही है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं कि आज की क्लास का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्ड, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, कुछ चेंजेस खुद से हो जाते हैं, नेचुरल है, बट कुछ चेंजेस अगर हम चाहते हैं कि वो हो तो उसके लिए हमें क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो जानेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है केमिकल रिएक्शन का, और लास्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो भी केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है ना जिसमें मैटर का ओरिजिनल जो उसका आइडेंटिटी है ना वो लॉस नहीं होता। मीन्स उसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, या फिर उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, बट कोई भी उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी लॉस नहीं होता है। बट अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उस मैटर का ओरिजिनल आइडेंटिटी ही लॉस हो जाता है ना, क्योंकि केमिकल चेंज में हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो आई होप ये आपको पता होगा पहले भी। तो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज क्या होता है। अ केमिकल चेंज फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, बट फिजिकल चेंज मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कंबशन, वुड को बर्न करना, तो ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स है ना, ये भी एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग, आयरन में रस्ट लग जाना, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर लेयर हो जाता है फॉर्म किसका, वो भी आयरन ऑक्साइड का। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, ये अगेन एक केमिकल चेंज है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फिजिकल चेंज, तो आइस का मेल्ट होना, ठीक है, या फिर पेपर का शेडिंग होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है पेपर, लेकिन क्या इसका आइडेंटिटी लॉस हो रहा है, नहीं, तो ये हो गया एक फिजिकल चेंज। बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होगा कि वाटर लिक्विड से क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा, मीन स्टेट चेंज हो रहा है, बट उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी तो नहीं लॉस हो रहा है, वो H2O तो अभी भी है। ठीक है, चॉपिंग करना, कट करना, ये सारा कुछ हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो आई होप केमिकल चेंज क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड होता है बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इवन आयंस। आपको पता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो रिएक्टेंट्स के बीच कोलिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो आपको पता है क्या फॉर्म होता है, दैट इज H2O, और ये क्या है, ये लिक्विड है। तो आपको पता है अगर मान लीजिए सबका एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन एक साथ ऐसे है और ये 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलिजन होता है, बेसिकली टकराता है दोनों का एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और फिर ये बनाता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का। तो इन दोनों का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी था
वो तो लॉस हो गया, ये क्या बना, एक नया प्रोडक्ट बना। तो केमिकल बॉन्ड होता है ना, इस एटम, ये जो मॉलिक्यूल बना है ना, इसमें जो भी एटम्स हैं इनके बीच कौन सा फोर्स है, कोई एक फोर्स है, उसी फोर्स को ही कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो क्यों फॉर्म होता है, स्टेबिलिटी के लिए। और किसी भी एटम का स्टेबिलिटी का मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। इट मीन्स आउटर मोस्ट में हर कोई चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ केमिकल चेंज। क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहला कंडीशन है मिक्सिंग, दैट इज क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर किसी दो सब्सटेंस को अगर हम क्लोज अगर साथ में रख दे, दोनों को मिक्स कर दे, तो हो सकता है कि उनके बीच रिएक्शन हो जाए। तो ये दो फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी। लेट सपोज दोनों रिएक्टेंट हमारा सॉलिड ही है। फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट सॉल्ट लेते हैं, जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। सॉलिड के लिए S लिखते हैं, ये तो मैंने आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बताया था। और पोटेशियम आयोडाइड, ये अगेन एक सॉलिड है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं ना, मीन्स ये दोनों को मिक्स कर दिए, तो एक रिएक्शन होता है जिसमें लेड आयोडाइड फॉर्म होगा और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये अगेन जो ये सॉलिड फॉर्म हुआ ना, इसका जो कलर है वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांटेक्ट में सिर्फ रखने से नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन दोनों का ले लें, लेट सपोज NaCl लिए हैं, एक्वस, इट मीन्स इस सॉल्ट को मैंने वाटर में डिसॉल्व करा है और उसके बाद इसमें ऐड कर दिए सिल्वर नाइट्रेट, और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारा नाइट्रेट सॉल्ट, कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट हो, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। दैट इज देखिए प्लस माइनस तो होगा ही। कोई भी कंपाउंड तो इसका प्लस वाला कोलाइड करेगा इसके माइनस के साथ और बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ये अगेन वाटर में सॉल्युबल ही होगा। और एक और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, मीन्स ये सॉलिड फॉर्म रहेगा। प्रेसिपिटेट इट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये हो गया मिक्स करना, दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तब भी रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है हीट। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जिसके लिए हमको पर्टिकुलर हीट टेम्परेचर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, है ना, या फिर मार्बल। तो इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है CaO, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। और आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न्स कर देता है। ठीक है, और कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस होता है। तो ये हो गया हीट का। और भी एग्जांपल, लेट सपोज अगर आप लेते हैं लेड नाइट्रेट सॉल्ट, जो कि अगेन वाइट कलर का ही है, ये इसको सिंपली हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन है ना, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टूट रहा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, ये टूट कर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट लिए हैं, इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पे भी मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज लेड ऑक्साइड। इसका कलर येलो होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जब भी नाइट्रेट रहेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगा, जो कि जिसका जो गैस होता है ना, उसका ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है इसका, और एक ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन। नेक्स्ट है कि अगर हम कुछ सब्सटेंस को लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तब भी रिएक्शन होता है। तो कॉमन रिएक्शन कौन सा हो सकता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, राइट। इसमें क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि रूट से एब्जॉर्ब करेगा,
और इस सनलाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 एंड वाटर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप लोग बैलेंस कर लेंगे। 6 12 यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6। तो बैलेंसिंग तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि अगर आपके पास लेड नाइट्रेट सॉल्ट है और इसको आप सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिए बाहर, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे सिल्वर मेटल अलग फॉर्म हो जाता है ब्लैक कलर का, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। तो गैस जब रिलीज होता है तो उसके लिए अपवर्ड एरो शो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि लेड नाइट्रेट सॉल्ट को ना ब्राउन कलर के डार्क बॉटल में रखा जाता है, क्योंकि अगर वाइट बॉटल रहेगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में फिर वो क्या बना देगा, सिल्वर ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और सारे इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना, लेट सपोज अगर NaCl लेते हैं, नमक है और इसको वाटर में घोल दिए, तो क्या रिएक्शन होगा कुछ, तो रिएक्शन ऐसे नहीं होता। बट इसी में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे ना, तब रिएक्शन होता है और फॉर्म करता है सोडियम एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं ना, वाटर में एसिड थोड़ा ऐड कर दिए, तो उसमें क्या होता है, उसको जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे, मीन्स 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, बल्ब और बैटरी से कनेक्ट कर दिए, है ना, इस तरह से वाटर है और इसमें एसिड थोड़ा सा डाल दिए, तो एसिड क्या करता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और इसी में 2 मेटल का रॉड लिए, ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट किए और बल्ब लगा दिए, तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस बन जाएगा, और आयंस क्या होता है, आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे भी फॉर्म होता है H2 प्लस O2 गैस। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना जिनको हमको प्रेशर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग मिक्स करते हैं ना, तो इस रिएक्शन को होने के लिए हमको अबव 200 atm प्रेशर देना पड़ता है, तभी जाकर ये दोनों रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करता है, दैट इज NH3 गैस। ठीक है, तो गैस के लिए जी, और बैलेंस तो करना ही करना है, 3 and 2। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना जिनको कराने के लिए हमें स्पेसिफिक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जानते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, मीन्स इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो रिएक्शन के बाद चेंज नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, मीन्स रिएक्शन के स्पीड को अफेक्ट करता है। तो जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है, मीन्स फास्ट कर देता है, वो रिएक्शन अब जल्दी हो जाए, जैसे वो बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा था, अब जब वो कैटलिस्ट डाल दिए तो रिएक्शन फास्ट हो गया, तो उस कैटलिस्ट को कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को स्लो डाउन कर दे, मीन्स वो रिएक्शन अब स्लो धीरे धीरे होगा, तो उस कैटलिस्ट को कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, आप चाहते हैं इसका डिकम्पोजिशन कराना, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है ना, ये 700 डिग्री सेल्सियस पर ही डिकम्पोज हो सकता है। तो डिकम्पोज होने के बाद क्या फॉर्म करेगा,
तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है इस टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर पर ना ऑक्सीजन गैस का जो रिलीज होता है ना उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम एक कैटलिस्ट ऐड कर दे, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, तब ये जो रिएक्शन है ना वो 300 डिग्री सेल्सियस पर ही डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इस टेम्परेचर पर ही KCl और O2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अब रिएक्शन तो फास्ट हो गया, हमें इसे ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ रहा है। तो MnO2 क्या है यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। मीन्स इसका कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को ये फास्ट कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल, जैसे कि अमोनिया गैस है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएगा, तो यहाँ पे हमें प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ किया है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कैटलिस्ट ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, वो सारे कैटलिस्ट की तरह ज़्यादातर काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लैटिनम कैटलिस्ट लिए तो 800 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होके प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको जानने से पहले ना एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना जो कि साउंड के प्रेजेंस में होते हैं। अगर उसको साउंड एनर्जी मिल रही है तो वो रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटिलीन, दैट इज C2H2, इसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं, इथाइन। और इसके बारे में आप जानेंगे क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन कंपाउंड्स में बेसिकली। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ना, तो एसिटिलीन जो है ना ये रिएक्ट कब करता है ना, जब इसको साउंड एनर्जी मिले। साउंड एनर्जी की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होके फॉर्म करता है कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का भी रिएक्शन होता है। मीन्स कुछ रिएक्शंस साउंड एनर्जी की प्रेजेंस में भी रिएक्ट कर जाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में आप अगर MnO2 ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है और ये फॉर्म करता है H2O एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बैलेंसिंग तो आप खुद से कर भी लेंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हो गया 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया। तो सारा इक्वेशन को आपको बैलेंस्ड फॉर्म में भी लिखना है, तो ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एंजाइम्स भी जो होते हैं ना वो भी होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स जो कि एक प्रोटीन है वो भी एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। जब हम लोग फूड खाते हैं ना, जब फूड का डाइजेशन होता है तो यही एंजाइम्स हेल्प करता है फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में, ताकि हमें ग्लूकोज मिले, एनर्जी मिले, राइट। तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट का काम कौन करता है? एंजाइम्स हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट था। अब देखते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। अच्छा, उससे पहले जानते हैं कि प्रोमोटर्स क्या होता है। तो प्रोमोटर्स एक ऐसा सब्सटेंस है ना जो कि कैटलिस्ट के इफिशियंसी को बढ़ाता है ताकि वो कैटलिस्ट और अच्छा काम करे। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया गैस प्रिपेयर करना हो हमें, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, राइट। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है इट इज़ आयरन। ठीक है, तो बनेगा अमोनिया 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रमोटर होता है ना वो लिया जाता है मोलिब्डेनम। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिब्डेनम एक प्रमोटर है, ये आयरन के इफिशियंसी को बढ़ाता है ताकि ये रिएक्शन और फास्ट हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। तो कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं ना जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे थे अभी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको डिकम्पोज कराने के लिए लेट सपोज हम लोग ले लिए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड इसके रेट को कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, तो इसका जो रिएक्शन है ये स्लो होने लगेगा। मीन्स ऑल्दो प्रोडक्ट यही फॉर्म होगा बट रिएक्शन स्लो हो जाएगा।
रेट ऑफ रिएक्शंस में अफेक्ट करेगा, और अफेक्ट कैसा, डिक्रीज कर देगा। और भी एग्जांपल है, लेट सपोज हम लोग क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कैटलिस्ट ले लेते हैं अल्कोहल, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना वो स्लो डाउन हो जाता है, और स्लो डाउन होके बनाएगा COCl2, जिसको फॉस्जीन गैस भी कहते हैं, और HCl गैस, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में। तो आपको जितना भी आपके बुक में है एटलीस्ट वो सारे एग्जाम्पल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। इट मीन्स अगर कोई चेंज हो रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो चेंज एक केमिकल चेंज ही है, वो फिजिकल चेंज नहीं है। तो केमिकल चेंज को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास ये 5 क्राइटेरिया है, और इन 5 क्राइटेरिया में से अगर एक भी फुलफिल होता है तो हम कहेंगे कि वो चेंज एक केमिकल चेंज है। इट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट। तो ये 5 क्राइटेरिया को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। इसका मतलब कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट अगर डिफरेंट है तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, बट ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि आइस क्यूब्स है ना, और ये जब मेल्ट करके क्या फॉर्म करता है, लिक्विड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड। अब इसको फर्दर हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, बट क्या ये केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? तो ये है फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। आइस भी है तब भी H2O ही मॉलिक्यूल है, और लिक्विड भी है तो H2O ही है। मीन्स केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें स्टेट चेंज हुआ है और वो रिप्रेजेंट किया है एक केमिकल चेंज। तो आइए हम लोग देखते हैं उस तरह के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला कॉमन सा एग्जाम्पल है, अगर हाइड्रोजन गैस है, इसका रिएक्शन अगर O2 गैस के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, दैट इज H2O। और ये कैसा स्टेट है, लिक्विड है, 2 and 2, ठीक है, बैलेंस भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट का जो स्टेट था वो गैसीय स्टेट था, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसका स्टेट कैसा है, लिक्विड है। और यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन भी तो चेंज हो गया, पहले हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस था, ये दोनों कंबाइन करके H2O मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया। और भी देखते हैं एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया गैस है और इसका रिएक्शन HCl गैस के साथ कराएं तो क्या बनता है, बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो कि एक सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैस से कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में। तो चेंज इन स्टेट ऑल्सो रिप्रेजेंट केमिकल चेंज, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। अगर कलर का चेंज हो रहा है तब भी हम कहेंगे कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आपको पता है ना कि आयरन का कलर क्या होता है, दैट इज ग्रे। लेकिन जब आयरन में ऑक्सीजन, वाटर या एसिड का रिएक्शन होता है तो आयरन के ऊपर लेयर फॉर्म हो जाता है आयरन ऑक्साइड का, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, यानी कि ग्रे से ब्राउन कलर। तो कलर चेंज भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर कोई भी फ्रूट्स जैसे कि एप्पल को कट करके रखते हैं तो कुछ देर बाद रेडिश कलर का अपीयरेंस आता है उसमें से, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका यही मतलब हुआ कि एप्पल ऑक्सीडाइज हो गया। एक्सक्यूज मी, इट मीन्स वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो और भी एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन नेल को हम लोग डीप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, इसको अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किए जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और आयरन का कलर ग्रे है,
तो एक बीकर में हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला और इसमें हमने यहाँ पे रखा है आयरन नेल। तो ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो क्या होता है, आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, इसको बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा फेरस सल्फेट FeSO4 एंड कॉपर। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है ना फेरस सल्फेट, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, मीन्स ब्लू से कौन कलर चेंज हो गया, ये जो सॉल्यूशन था इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया, है ना। और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो क्या होता है ना कि आयरन नेल जो हम डालते हैं ना, इसके ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग लग जाता है कॉपर का और ये एक्वा सॉल्यूशन हो जाता है ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर का कलर कैसा होता है, कि ब्राउन कलर का होता है। तो इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराए ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर होता है ना, इट इज ब्लैक कलर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से मेनली आपको इक्वेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कि या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि अगर ये गैस रिलीज हो रहा है तो इसका टेस्ट क्या होगा, या फिर मेनली पूछा जाता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, और कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बोल दिया जाएगा कि X कोई मेटल है, इसको रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ तो एक कंपाउंड फॉर्म किया जो कि ब्लैक कलर का है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कौन सा कंपाउंड होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि ब्लैक कलर किसका होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेटल है और इसका रिएक्शन अगर हम एसिड, कोई भी एसिड के साथ कराए, दैट इज मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर कराए तो क्या होता है ना, यहाँ पे अगेन ये फिर डिस्प्लेसमेंट जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, हम लोग सारा ऑर्डर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिंक अगेन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि X मेटल व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अ गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो कौन सा गैस होगा, तो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपको पता है ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, राइट। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। और भी एग्जांपल, लेट सपोज कोई कैल्शियम, कोई भी मेटल का कार्बोनेट है और इसका रिएक्शन एसिड के साथ करा दिए तो क्या होगा, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ एक सॉल्ट बनाता है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी अगर कार्बोनेट का सॉल्ट है तो रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो एक प्रोडक्ट बनेगा वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस गैस का अगर टेस्ट पूछा जाए तो शायद आपको पता होगा कि इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन और ये लाइम वाटर को भी मिल्की टर्न्स कर देता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कोई दो चीज़ को आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद जो पहले जो इसका टेम्परेचर था वो बढ़ गया, वो ज़्यादा गर्म हो गया, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्विक लाइम है, दैट इज़ जो चूना घर में यूज़ करते हैं ना वाइट वॉशिंग के टाइम, उसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है
calcium hydroxide, which is also called as slaked lime. और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, इसका कॉमन नेम है, और केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, तो ये जब रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पे ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होता है, बट इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। मीन्स जो भी अगर बीकर में आप इसको रखें ना और मिला रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। बीकर भी टच करेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हुआ, राइट। तो टेम्परेचर चेंज भी रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कोई दो एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद कोई एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया, मींस कोई एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है, तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे AQ, दैट इज एक्वस, और इसको डिसॉल्व करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। तो ये भी अगेन एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वाटर में सॉल्युबल है। अब कौन सा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होगा, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। तो अभी बस ध्यान में रखिए कि सारा नाइट्रेट या नाइट्राइट का सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आयंस का एक्सचेंज, या फिर कह सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स ये दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस, बस इतना करना है। तो Na प्लस नाइट्रेट के साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, जो कि एक अगेन एक सॉल्ट है जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। बट एक और जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, दैट इज सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो ये जो है ना, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इट मीन्स ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है तो वो भी रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो ब्रॉडली 4 तरह के होते हैं, बट उन्हीं 4 तरह को में हम लोग और भी टाइप्स के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट कंबाइन करना है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, मीन्स सिंथेसाइज करना, मिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। इट मीन्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम यहाँ पे समझ लेते हैं, बट डिटेल्स में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ABC ये आपका रिएक्टेंट है और ये तीनों रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म किया ABC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कंबाइन कर रहा है, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है कि एक मान लीजिए आपके पास एक कोई कंपाउंड है और इसको आपको ब्रेक डाउन कराना है। तो ब्रेक डाउन कराने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। अब आप एनर्जी या तो 3 फॉर्म में दे सकते हैं, या तो आप
हीट कीजिए, सिंपली हीट कर सकते हैं, हीट एनर्जी दे दिए, या तो लाइट एनर्जी दे दिए लाइट के फॉर्म में, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म में अगर एनर्जी मिलता है तो रिएक्शंस, जो भी आपका रिएक्टेंट होता है ना, वो डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा, और टूट के ए अलग, बी अलग और सी अलग। तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स डिकम्पोज होना, टूटना एक कंपाउंड का। और वो कैसा कंपाउंड होगा? एक स्टेबल कंपाउंड होगा। इसीलिए इस रिएक्शन में हमें एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में देंगे, लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और इन सब का अलग अलग नाम है, वो हम लोग देखेंगे आगे डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल सी ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ए प्लस माइनस था, तो सी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? ए को डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, और इसका जगह कौन ले लेगा? सी ले लेगा। तो बनेगा क्या? सी बी और ए अलग हो गया। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स एक ही ग्रुप या एक ही एटम डिस्प्लेस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल जब हमने देखा, दैट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है? तो देखिए फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी है। सिंगल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था कि एक ही कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा था, राइट। लेकिन डबल डिकम्पोजिशन मतलब कि दो कंपाउंड है और दोनों ब्रेक डाउन होगा, दोनों डिकम्पोज होगा, और इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स दो आयंस या दो एटम या दो ग्रुप डिस्प्लेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप हो रहा था, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे दो आयंस या दो ग्रुप, ठीक है, अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके डिटेल में सबको समझते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो, अलग हो, बट एक ही सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग रिएक्टेंट था, दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग होगा, बट ये दोनों जब रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म किया, एक सिंगल कंपाउंड जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, और इसका जो प्रॉपर्टी होगा इससे और इससे बिल्कुल भी अलग ही होगा, राइट। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोक, चारकोल, ठीक है, इसको अगर हम लोग बर्न करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हीट रिलीज होता है ना। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन तो बोलेंगे ही, बट इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स हीट, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको पता है ये जो हीट एनर्जी रिलीज होता है यही तो यूज़ हम लोग करते हैं कार या व्हीकल को रन करने के लिए, राइट। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके H2O फॉर्म किया, तो इसका जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में ना इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट आपका एलिमेंट है और दूसरा भी एलिमेंट ही है, बट ये दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म किया है। आपको एग्जाम्पल देना है, कैसे देंगे? तो एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये दोनों एलिमेंट ही है, बट क्या ये एलिमेंट है? नहीं, ये एक कंपाउंड है, राइट। दूसरा,
अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड फॉर्म करके रिएक्ट करके बना रहा है एक कंपाउंड, आप इसका एग्जांपल दो, तो कैसे देंगे? तो फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है, इसका रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होगा तो क्या फॉर्म होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो आप सारे इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे तो सल्फर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपको बोल दे कि 2 कंपाउंड है और ये दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड ही फॉर्म किया है, आप इसका एग्जांपल दो, तो आप लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, इसको वाटर में डिसॉल्व करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये रिएक्शन भी कैसा रिएक्शन है? इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता, लेकिन जो होता है उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product। प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा लेकिन उसके साथ साथ हीट रिलीज होगा, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जांपल हो गया। अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मीथेन गैस को बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने के लिए तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड H2O, एंड इस रिएक्शन में भी हीट रिलीज होगा, राइट? तो हीट रिलीज हो रहा है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बट क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, राइट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए ना आपको रिएक्टेंट में ना स्टार्टिंग में इग्निशन टेम्परेचर हमको देना पड़ता है, थोड़ा सा अगर हीट दिए और रिएक्शन के बाद अगर हीट रिलीज हो रहा है ना तो उसके बाद हीट सप्लाई हम लोग बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स रिएक्शन होने के बाद हीट तो रिलीज हो रहा ही है और वही हीट यूज होगा रिएक्शन को प्रोसीड करने में, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। हीट हम लोग को ज़रूरत होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है इट कंटिन्यूज एक्सोथर्मली। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे होता है एक कोई भी सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, और ये टूटकर ये डिकम्पोज हो रहा है, मीन्स टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक स्टेबल कंपाउंड था, राइट? अब चाहते हैं कि इसका रिएक्शन हो, इसका जो भी कंपोनेंट्स है वो अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। अब एनर्जी 3 फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं। पहला है हीट के फॉर्म में, या तो हीट करिए, हीट करने से अलग अलग हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है लाइट, तो सबका अलग अलग स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही होता है, कुछ रिएक्शन ऐसा तो है कि लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में भी रखेंगे, ओपन एरिया में रखेंगे तो वो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस मीन्स एक ही रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस और प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें हीट देना पड़ेगा तभी ये अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास लेड नाइट्रेट है, ये एक सॉल्ट है जो कि वाइट कलर का होता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ साथ आपको कलर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक वाइट कलर का सॉल्ट है, तो इसको जब हम लोग हीट करते हैं ना तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो सबसे पहले लेड का ऑक्साइड बन जाता है PbO, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2 गैस जो है ना वो रिलीज होता है। ठीक है,
जो कि एक ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है, और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना एक सिंगल रिएक्टेंट इनटू 3 प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, अगर आपके पास आयरन सल्फेट है और इसको आप हीट कर रहे हैं, राइट, तो आयरन सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो कलर आपको 3 का याद रखना है। एक है क्यूप्रिक जिसका ब्लू कलर होता है, क्यूप्रिक का कोई भी सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कोई भी हो तो उसका कलर ब्लू होगा। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट या फेरस क्लोराइड, कुछ भी रहे तो उसका कलर होता है ग्रीन। थर्ड, फेरिक, Fe+3, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, तो इसका क्या हो जाएगा कलर, इसका कलर होता है ब्राउन। तो आपको कलर भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिंगल ये जो कटायन है ना, इसका कलर नहीं है, इसका कलर ब्लू नहीं है, बट ये जब कंबाइन करता है ना अनायन वाला पार्ट के साथ, तब इसमें कलर आता है, ठीक है। तो ये 3 कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिए। अब देखते हैं, इसका कलर ब्लू है, ठीक है। ये सॉल्ट हम लोग लिए और इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे क्या बनता है, तो आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होता है, दैट इज Fe2O3। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Fe+3, और आयरन +3 का कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर। और इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। मीन्स गैस था तो वो रिलीज हो जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ आयरन ऑक्साइड ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब होके क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है रिएक्टेंट का। तो इस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं टू कैरी आउट द केमिकल चेंज, और यू कैन से द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी देख लिए अभी थोड़ी देर पहले। अब नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आप देख लेंगे, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड ऑन हीटिंग, ठीक है। डिकम्पोज हो रहा है ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा, और मैं आपको बताई हूँ कि जहाँ पे भी कार्बोनेट हो, अगर वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये भी कैसा है, ये एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, KCl, वॉयलेट कलर का होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सारे इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 ही है, तो सिंपली यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2, हो गया बैलेंस। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्मल डिसोसिएशन। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ना, तो बेसिकली अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है थर्मली, ठीक है, मीन्स हीट करके अगर वो रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको फिर से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो उस रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। अ रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन brought about only by heat are called as thermal dissociation reaction. For example, अगर अमोनिया क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है,
तो आपको पता है इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा। अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में रखे हैं अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट और इसको हीट किए, तो हीट करने पे अमोनिया गैस और HCl गैस रिलीज होगा और गैस रिलीज होके ऊपर जाएगा। और ऊपर कैसा है, टेस्ट ट्यूब ठंडा है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये दोनों कूल होके, जब कूल होता है ना तो ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि अगेन ये सॉलिड है और वो दोनों गैस है। तो ये रिवर्सिबल हो रहा है ना कि हीट करने पे हमको ये मिला, लेकिन इनको जब हम लोग कूल करें तो फिर से हमें रिएक्टेंट मिल गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। अगेन और भी एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जो कि ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है, ठीक है। अब इस गैस को अगर हम लोग कूल करेंगे तो अगेन ये रिएक्टेंट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और रिवर्सिबल के लिए हम लोग साइन इस तरह से नहीं देते हैं, बेसिकली हम लोग इसको लिखते हैं, करेक्ट वे है इस तरह से, इसको हीट किए, इसको कूल किए, हीट करने से ये बना, कूल करने से ये बना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपली अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ठीक है, मीन्स हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए हैं तब जाकर वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है कि अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने से अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसिडिफाइड वाटर अगर लेते हैं, एसिडिफाइड मीन्स वाटर में थोड़ा एसिड डाल दिए, क्यों, ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो क्या फॉर्म होता है, तो फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का। और भी एग्जाम्पल, लेट्स सपोज NaCl है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करे तो देखिए Na अलग और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं ना तो क्या होता है, तो यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाता है, ब्लैक कलर का फॉर्म होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होता है और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे H2O एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, इसीलिए हम कहते हैं ना कि लेड नाइट्रेट, इनको ना हम लोग ब्राउन कलर के बॉटल में रखते हैं, क्योंकि अगर लाइट कलर का बॉटल रहेगा तो लाइट से तो वो रिएक्ट करके फिर ये ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म कर लेगा सिल्वर का, ठीक है। तो और भी एग्जांपल है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों वाइट कलर के सॉल्ट होते हैं, बट इनको जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो इनका भी होता है डिकम्पोजिशन, ये भी टूट जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद फॉर्म करते हैं सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होता है, और दोनों में करस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होता है। तो पहले वाले में क्लोरीन गैस रिलीज होगा और दूसरे में ब्रोमीन गैस। तो क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो कलर होता है,
और ब्रोमीन गैस का कलर होता है ब्राउन कलर। ठीक है, तो कलर भी आपको याद रखना होगा कि जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक्स कंपाउंड है, उसका अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ तो उसके बाद जो गैस रिलीज़ हुआ वो ब्राउन कलर का गैस है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स। अलग अलग मेटल्स के कंपाउंड अलग अलग तरीके से डिकम्पोज होते हैं, और मेटल के कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होना डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेटल है, क्योंकि आपको पता होगा कि अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। कुछ मेटल विगोरस रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं, है ना। तो मेटल के रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाया गया है। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होने लगता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या आपको पता है कि किस बेसिस पे बनाया गया है? तो देखिए, किसी एक कंपाउंड के साथ सबका रिएक्शन कराया गया और चेक किया गया कि कौन इससे रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले देखा गया कि कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट कर रहा है, तो ये पाया गया कि सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ये सारे जो हैं ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन बाकी जो ये सब है ये सब कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन फिर देखा गया कि उसी पानी को अगर हम हीट कर दिए, गर्म कर दिए हॉट वाटर, तो उससे कुछ मेटल्स रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि कैल्शियम। फिर कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो इसी बेसिस पे ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाया गया है, और हमें देखना है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, कि मेटल के हाइड्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि पोटाशियम है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब का फॉर्मूला लिखने तो शायद आपको आता ही होगा, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का 1, सिंपली क्रिस क्रॉस करना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, कॉपर का +1 +2 जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अब इन सब का हमें डिकम्पोजिशन कराना है। तो देखिए, इनका डिकम्पोजिशन को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों एक तरह से रिएक्ट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इनका जो डिकम्पोजिशन है वो एक तरह से ही होता है, और लास्ट में इन दोनों का। ठीक है, अब इन सब का हमें डिकम्पोजिशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इसीलिए कहते हैं इसे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए, ये दोनों जो है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम या सोडियम जो भी हो, ये सारे बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स है। स्टेबल है इट मीन्स कि उन्हें सिंपली हम हीट करेंगे ना तो ये अलग नहीं होगा, मीन्स डिकम्पोज नहीं होता है। क्यों ये स्टेबल कंपाउंड है? क्योंकि आपको पता है कि ये सारे बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्ट करने के बाद स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिकम्पोजिशन नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक ये सारे डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करते हैं? तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो मेटल का ऑक्साइड और वाटर। कोई भी मेटल, अगर हम बात करें कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसको जब हीट करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड और वाटर, इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों जो है ये भी एक तरह से रिएक्ट करते हैं, तो इनका जब डिकम्पोजिशन होता है, लेट सपोज सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे मेटल एज इट इज़ रह जाता है और O2 रिलीज होता है, और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों एक तरह से रिएक्ट किए, ये सारे एक तरह से, और ये दोनों तो डिकम्पोज ही नहीं होते। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। अगर कोई भी मेटल का कार्बोनेट है तो वो कैसे डिकम्पोज होता है? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो जैसे कि पोटाशियम है तो पोटाशियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बोनेट के साथ K2CO3, Na2CO3, CaCO3, MgCO3। ठीक है, तो उसी तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है। तो जैसे एल्यूमिनियम है और कार्बोनेट, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3 और इसका 2, सिंपली क्रिस क्रॉस करना है तो क्या हो जाएगा? Al2CO3 होल कितना हो जाएगा? होल 3। ठीक है, उसी तरह से जिंक कार्बोनेट,
ठीक है। तो सिल्वर का तो Ag1 और कार्बोनेट का 2, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Ag2CO3। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूला गलत ना लिखें, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। तो फिर से ये दोनों एक तरह से रिएक्ट करेंगे, ये दोनों एक तरह से, और ये भी एक तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है ना कि ये सब बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, मींस ये सारे मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, तो इनका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। बट ये सारे जो है ना, जैसे कि NaOH, KOH, ये सब भी वाटर में सॉल्युबल होता है, और ये सब भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा है क्यों? क्योंकि देखिए वाटर एक पोलर कंपाउंड है ना, वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH- में, और आपको पता है ये सब ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स है, मींस ये क्या करते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, राइट, और ये स्टेबल बन जाता है फिर, है ना, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाता है। तो ये भी कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब उसके बाद ये सब कैसे डिकम्पोज होते हैं, अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए यहाँ पे भी मेटल का ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बोनेट जितना रहेगा ना, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए लेड कार्बोनेट है तो PbO + CO2, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद सिल्वर कार्बोनेट है तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो मेटल अलग, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाता है। ये बहुत ही कम रिएक्टिव है ना, इसीलिए क्या होता है कि मेटल्स इससे अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, CO2 हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स। तो सबसे पहले मेटल के नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना होगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट होल 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट होल 2, फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, एल्यूमिनियम का 3, तो इधर आके 3 हो जाएगा। जिंक नाइट्रेट, तो इस तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे। सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट। तो अगेन अगर इनका हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो ये एक तरह से डिकम्पोज होते हैं, ये एक तरह से, और ये अगेन एक तरह से। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि सोडियम पोटेशियम के नाइट्रेट जो है उनको हीट करने पे उनका नाइट्राइट फॉर्म होता है। अगर सोडियम नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्राइट होगा, अगर पोटेशियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम नाइट्राइट, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पार्ट बी वाले, तो ये सारे डिकम्पोज होके अगेन मेटल है, लेट सपोज कैल्शियम नाइट्रेट का अगर हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा सबसे पहले, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है तो यहाँ पे ये मेटल अलग हो जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, तो ये अलग हो गया। उसके बाद NO2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो देखिए ये तो कलरलेस गैस है, अगर और पूछा जाए टेस्ट तो आप बोलेंगे सपोर्टर ऑफ कंबशन, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका ब्राउन फ्यूम्स होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, तो डिस्प्लेस कौन करेगा, तो कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू वाइट, तो रेड वाला डिस्प्लेस कर दे रहा है वाइट को। अगर हम इन दोनों को एक एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो इस तरह का अगर रिएक्शन शो कर रहा है तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन है अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आयरन नील है और इसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तो क्या होता है ना कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन और कॉपर, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना एज कम्पेयर टू कॉपर, तो आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मीन्स इसका जो भी कंपाउंड है उससे। तो क्या फॉर्म करेगा, आयरन सल्फेट FeSO4
और कॉपर, ये अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मीन्स एक एटम डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा ये रिएक्टिविटी सीरीज, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होता है। और भी एग्जांपल ले ली, जैसे कि जिंक है, HCl है, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन होगा, ऑब्वियस होगा। और ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे और जिंक कहाँ है, जिंक क्या है, मीन्स जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, है ना। तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से, है ना, डिस्प्लेस कर दे, इसको बाहर निकाल देगा, और जिंक क्लोरीन के साथ एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और वही चीज़ अगर मान लीजिए सिल्वर का रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल, नीचे वाले मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट होता है, और दोनों का अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होता है ना कि दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स दोनों टूट जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता है आयंस का एक्सचेंज, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये वाला प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला ये है, और ये माइनस वाला है, और ये माइनस और ये प्लस वाला है। तो क्या होता है ना कि आयंस का एक्सचेंज, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करता है, न्यू कंपाउंड, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ एक और न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसे कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मींस यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन between the reactants are called as double decomposition reaction. For example, अगर मान लीजिए आपके पास NaCl aqua solution है और इसको आप मिला रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट aqua solution के साथ, ठीक है, दोनों वाटर सॉल्युबल है, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे ना तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो एक प्रोडक्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट जो कि अगेन वाटर में सॉल्युबल है, और यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का AgCl, ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल डिकम्पोजिशन, मीन्स दो रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के दो टाइप होते हैं, पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें अगर मान लीजिए दो रिएक्टेंट लिए और ऐसा रिएक्टेंट जो कि वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, दो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में सॉल्युबल है, अगर उन दोनों को हम मिक्स करते हैं ना तो यहाँ पे हो रहा है डबल डिकम्पोजिशन, मीन्स दो कंपाउंड डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, आयंस का एक्सचेंज होता है, राइट। बट यहाँ पे जब हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं ना कोई दो सॉल्युबल सब्सटेंस को, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, हालांकि दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो उसमें से एक जो प्रोडक्ट होगा ना वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, इट मीन्स वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और इसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर व्हेन टू सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड आर मिक्स्ड forming an insoluble solid compound and which is also called as precipitate. Example, तो कोई भी अगर मान लीजिए सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं उन दोनों का रिएक्शन करा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट का सॉल्ट है तो ये वाटर में सॉल्युबल ही होगा, हमने थोड़ी देर पहले देखा। अभी अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ
तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा आयंस का एक्सचेंज, राइट। तो सोडियम और नाइट्रेट मिलके सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा, और ये वाटर में सॉल्युबल है, नाइट्रेट का सॉल्ट है तो। और नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड, दैट इज AgCl, और ये क्या होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में अगर दोनों को मिक्स किया ना तो नीचे में आपको दिखेगा सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, सोडियम नाइट्रेट का, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि अगर लेड नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन लेट सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, ठीक है, दोनों सॉल्युबल होगा वाटर में, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज होगा, बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3 और लेड और क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड फॉर्म होगा PbCl2। और आपको पता है कि सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, ये सब का जो क्लोराइड्स होता है ना वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इट मीन्स वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो अलग बात है, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड का जो H+ होता है ना वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए बेस के OH- से, या फिर हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन H+ का इक्वल हो बेस के OH- कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है ना वो रिएक्शन होता है एसिड बेस का और बनता है सॉल्ट एंड वाटर, और जो सॉल्ट बनता है यहाँ पे वो एक नॉर्मल सॉल्ट होता है, और इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एसिड बेस ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। ये कैसा बेस है, ये एक इनसॉल्युबल बेस है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। नेक्स्ट HCl, और इसका रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास ख़त्म होता है, ये लास्ट टॉपिक था। आई होप ये जो चैप्टर था केमिकल चेंज एंड रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।